स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम गौरी है। मेरे पति का घर बहुत छोटा सा था। इस घर में शादी करके आए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं बहुत खुश थी कि चलो ज़्यादा लोग नहीं हैं, छोटा सा परिवार है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए इतने बड़े बड़े मसले बन जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा पति मुझे छोड़कर रोज़ बाहर जाकर सो जाता था, जबकि ना हमारी कोई लड़ाई हुई थी और ना ही कोई अनबन चल रही थी। फिर वह ऐसा कैसे कर सकता था? पहले मुझे लगा कि शायद उसे कमरे में नींद नहीं आती, पर जब मैंने उसको कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर सो जाऊं, तो वह बुरी तरह से घबरा गया, जैसे अगर मैं सो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर मुझे शक होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और एक दिन मैंने एक प्लान बनाया और उस रात मुझे पता चला कि अपनी सुंदर बीवी को कमरे में अकेला छोड़कर मेरा पति जो बाहर सोया करता था, उसके पीछे राज यह था। वह सारी रात अपना ही, मेरे पति का नाम राज था, शक्ल सूरत का अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी उम्र मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा थी। वह ट्रक चलाने का काम करता था, इसलिए उसके पास पैसे भी थे, लेकिन घर देखकर ऐसा लगता था कि कभी उसने घर पर एक पैसा भी नहीं लगाया। शादी के वक्त उसकी माँ ने कहा था कि जब नई बहू घर आएगी तो हम घर की भी मरम्मत करवा लेंगे, आप बस हमें रिश्ता दे दें। मेरे माँ बाप ने रिश्ता दे दिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरे बाद 7 बहनें और भाई थे। हम लोग गरीब थे और गरीबों के घर तो रिश्ता भी गरीब घर से ही आता है। ये कोई फिल्म या नाटक नहीं होता जिसमें गरीब की बेटी को कोई अमीर पसंद कर ले जाए। एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में जाने वाली बात होती है, क्योंकि मेरे पति के घर में भी कुछ नहीं था। 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसमें एक बेड भी नहीं आ सकता था। वह कमरा मेरी सासू माँ का था और मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा जवान थी। पहले तो मुझे लगा कि वह मेरी सासू माँ नहीं बल्कि शायद मेरे पति की बड़ी बहन है, पर मैं यह जानकर हैरान रह गई कि वो तो उसकी माँ थी। उसने कहा कि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई अच्छी बात थी, इतनी छोटी उम्र में शादी करना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अब सोचती हूँ कि अच्छा हुआ बेटा जवान हो गया, साल भर में दादी बन जाऊँगी, लेकिन देखने से दादी नहीं लगूँगी। मेरी सास अच्छी थी, बुरी औरत नहीं लग रही थी। दूसरा कमरा हमारा था और यह कमरा भी तो इतना बड़ा नहीं था, छोटे कमरे से थोड़ा सा ही बड़ा था। हम दोनों के लिए यहाँ पर एक बेड रख दिया गया था और कुछ थोड़ा बहुत सामान था। घर छोटा था तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, ज़्यादा काम नहीं होगा, जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा, और 3 लोगों का खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है, इसलिए मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, यह ज़रूर था कि जो ख्वाब मैंने देखे थे वो मेरे इस घर में भी पूरे होने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरा पति भी एक गरीब आदमी था। 3 लोगों के हिसाब से उसके पास अच्छी कमाई थी, पर आगे चलकर क्या होगा। मुझे भी बच्चे पैदा करने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि साल भर में मेरा एक बच्चा पैदा हो जाए, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगूं। मुझे माँ बनने का बहुत ज़्यादा चाव था। मेरी माँ ने कहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, शादी होते ही साल भर में बच्चा हो जाता है और तुम्हारी उम्र भी कम है, इसलिए जो तुम चाह रही हो वो हो जाएगा। मैं भी खुश थी, पर शादी की पहली ही रात मेरे पति ने इतनी अजीब हरकत की, मैं हैरान रह गई। वो मेरे कमरे में आया, उसने मेरा घूंघट भी उठाया, मेरी थोड़ी तारीफ़ की थी, पर फिर मुझसे कहा कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं बैठो। और 2 मिनट से 2 घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि 4 घंटे बीत गए। सुबह की रोशनी हो गई, मैं भी बीच में सो गई। जब आँख खुली तो मेरे पति बाहर भी नहीं थे और रात को कमरे में भी नहीं आए थे। मेरी सास ने जब मुझसे पूछा कि राज कहाँ है, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। तो वह कहने लगी कि क्या सारी रात राज तुम्हारे कमरे में नहीं आया? मैंने कहा कि नहीं, शायद अपने दोस्तों के साथ था। मेरी सास ने कहा कि उसके कौन से दोस्त हैं, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है। चलो मैं पूछती हूँ कि वो कहाँ था। तैयार हो जाओ, अभी तुम्हें देखने के लिए लोग आने वाले होंगे। मुँह दिखाई की रस्म होनी है। मैं रस्म में उलझ गई और दिल में यही सोचने लगी कि शायद शादी का पहला दिन था, वो थक गया होगा। लेकिन अगले दिन भी वो मेरे कमरे में नहीं आया। वो शाम तक कमरे में आ जा रहा था, कभी अपनी कोई चीज़ लेने के लिए,
कभी आराम करने के लिए, लेकिन रात को कमरे से गायब हो गया। और तीसरे दिन मुझे पता चला कि मेरा पति क्या कर रहा है। हमारे इस छोटे से घर में बिल्कुल एक साइड पर छोटा सा आंगन बना हुआ था। पहले मुझे लगा कि यह अलग से हिस्सा बना हुआ है जानवर पालने के लिए, लेकिन फिर समझ आ गया कि यह छोटा सा आंगन है। उस जगह बहुत गंदगी थी, लेकिन अगर इसको साफ़ किया जाता तो यहाँ बैठकर हम शाम की चाय पी सकते थे। कुछ इस तरह का माहौल था। मेरे पति वहाँ पर एक चारपाई पर अपना बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? हमारी शादी हुई है, आप कमरे में क्यों नहीं सोते? तो उसने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मुझे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं कमरे में नहीं सो सकता। मैं कमरे में सोता हूँ तो मेरा दम घुटता है। तुम जाकर सो जाओ। जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो मैं अंदर आ जाऊँगा। वैसे भी ये सितंबर का महीना चल रहा था, मौसम तो अच्छा होने वाला था, इतनी भी गर्मी नहीं थी। और फिर पति पत्नी की शादी हो जाए तो उन्हें सिर्फ सोना तो नहीं होता, एक साथ बैठकर कोई बात भी करनी होती है। मेरे पति को इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं था। वो तो ऐसे बैठा था जैसे ये उसकी पहली शादी नहीं थी। उसके अंदर पहली शादी वाला कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहा था। मेरी तरफ तो देखता ही नहीं था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। मुझे पूछने का हक तो था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। सोचा था कि 2-3 दिन बाद खुद ही कमरे में आ जाएगा, शायद शर्मा रहा है। हाँ भाई, अब यह ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ औरतें ही शर्माएं। आजकल तो मर्द भी शर्मा जाते हैं, या तो अपनी पुरानी करतूतों पर या फिर बिना वजह ही, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म उनको भी आ जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा तो मुझे आना ही था, क्योंकि उसने हमारी शादी की रात को भी बर्बाद कर दिया था और अब तीसरे ही दिन बाहर जाकर सो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा मजाक बना रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे साथ नहीं सोना, क्योंकि तुम तो सोने के काबिल ही नहीं हो। क्या हो रहा था? जब सितंबर का महीना आता है तो उसके बाद मौसम बदल जाता है। इतना तो बदल ही जाता है कि इंसान कमरे के अंदर पंखे में सो सकता है। लेकिन मेरा पति अब भी यही बहाना कर रहा था कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, जबकि वो तो शाकाहारी था, दाल सब्जी खाने वाला आदमी था। उसे तो इतनी गर्मी नहीं लगनी चाहिए थी। इस घर में तो लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं होता था, फिर उसको किस चीज़ से इतनी गर्मी लगती थी कि इससे कमरे में बैठा नहीं जाता था। उसने अपना एक मोबाइल भी रखा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा महंगा था। वो उस मोबाइल पर कोई फिल्म देखता रहता और बाहर चारपाई डालकर उस पर ही सो जाता। मैं पूरी तरह से गुस्से में थी। मैं उसका इंतज़ार करती रहती थी कि कभी तो उसे मेरा ख्याल आएगा, पर उसे मेरा ख्याल नहीं आया। शादी के बाद पति पत्नी एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मेरा तो 1 घंटा भी अच्छा नहीं गुजर रहा था, इसलिए मैं परेशान थी। ये बात मेरी सास तक भी पहुंच गई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, लड़ाई हुई है क्या? मैंने कहा कि माँ जी, लड़ाई तो तब होगी ना जब वो मेरे साथ बैठेगा। जब वो मेरे साथ ही नहीं बैठेगा तो लड़ाई कैसे होगी? वो तो पहले दिन से ही ऐसा कर रहा है। मेरी सास भी मेरे सामने थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करती हूँ। इतना तो मुझे पता है कि उसे कमरे में नींद नहीं आती। वो तुम्हारे आने से पहले भी बाहर ही सोता था, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो फिर उसे थोड़ा सा तो ख्याल करना ही चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी सास ने तो सीधी बात कर दी थी। मुझे भी अच्छा लगा। सीधी बात कर देने वाले लोग ही अच्छे होते हैं। बस जो बात है उसे बोल दी जाए तो बेहतर है। उन्होंने मेरे पति को समझाया और वो एक दिन ही मेरे कमरे में सोया, लेकिन आज की रात उसकी हरकतें देखकर मैं हैरान हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, बार बार कहता था सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, और मैं हैरान हो जाती थी कि इसको क्या हो गया है, इसको सुबह होने का इतना इंतज़ार क्यों है। वो पूरी रात मुझसे मुंह फेर के सो गया। इससे तो अच्छा था कि बाहर ही सो जाता। मुझसे उसने कोई बात भी नहीं की, मेरी तरफ भी नहीं देखा, मुझे पग फेरों के लिए भी नहीं लेकर गया। अपनी माँ के घर जाकर भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा कौन से काम में बिजी है, रात से पहले घर तो आ जाता होगा, और हम लोग कौन सा जल्दी सोते हैं। तुम रात को ही दामाद जी को ले आती, साथ बैठकर चाय पी लेते। पर मुझे पता था कि किस तरह के आदमी से मेरी शादी हुई है। मुझे शायद अब बार बार झूठ ही बोलना पड़ेगा। यह भी उन लोगों में से था
जो बीवी के घर वालों को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते और उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। बस लड़की तो घर आ गई तो अब उनसे क्या मेल मिलाप रखना। 2-4 दफ़ा मेरा पति कमरे में भी सोया था, लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर था। जब 2 महीने गुजर गए तो मेरी सासू माँ ने कहना शुरू कर दिया कि बहू, तुम्हारे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। मैं उनको क्या बताती कि मेरे यहाँ खुशखबरी कैसे आएगी। मैंने कहा कि नहीं माँ जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ भी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, पहले बच्चे पर तो पता नहीं चलता। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैं उनको समझाना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो मेरी सास ने कहा कि पोते पोती की शक्ल देखना चाहती हूँ ना, इसलिए। उन्होंने कहा कि आ जाएगा पोता पोती, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जब मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने मेरी बात को गौर से सुना ही नहीं। अगर मैं उससे बात नहीं करती तो किससे करती। जाहिर है ये उसका और मेरा मामला था, वो मेरा पति था। लेकिन उसने कहा कि माँ तो ऐसा ही करती है, उसे तो हर काम की जल्दी रहती है। मैंने कहा कि अच्छा, फिर आपकी शादी करवाने की जल्दी क्यों नहीं थी, तभी तो आपकी और मेरी सोच नहीं मिलती। मेरे पति ने तो मुझे मुंह भर के कह दिया कि तुम्हारे मुंह में तो जुबान भी है। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल जुबान भी है और 12वीं क्लास पढ़कर आई हूँ। आपका जो रवैया है ना मेरे साथ, वो ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक करें, अपने कमरे में सोया करें। पत्नी हूँ मैं आपकी, खरीद के नहीं लाए हो आप मुझे। समझ आ गई, मैं आम लड़की नहीं हूँ, पर इतना तो उसे समझना चाहिए था। 2 महीने से तो उसने तमाशा बना रखा था। भला ऐसा भी कोई करता है अपनी पत्नी के साथ। हमेशा ही यह समाज लड़की के पीछे पड़ा रहता है। पहले तो यह है कि लड़की क्यों पैदा हुई, और फिर पैदा हुई तो गोरी क्यों है, काली क्यों है, सांवली क्यों है, और फिर बड़ी हो गई तो पढ़ क्यों नहीं रही। पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है, और अगर पढ़ रही है तो अच्छे नंबर क्यों नहीं ला रही। शादी की उम्र हो गई तो उसकी शादी करवा दो। शादी हो जाए तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाएं, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ। औरत को कहीं भी सुकून नहीं मिलता। मेरी सास भी मेरे पीछे पड़ चुकी थी, वो बहुत जल्दी में थी। वो चाहती थी कि बस जल्दी जल्दी बच्चा हो जाए। एक तरह से सोचा जाए तो शायद उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में और रह क्या गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली थी, अब वो दादी बनना चाहती थी। वो कह रही थी, पैदा तुम कर लो, पाल मैं लूँगी। और ऐसा नहीं था वो मेरे साथ अच्छी नहीं थी, घर के कामों में मेरी मदद भी करती थी। पर जब उनका बेटा ही मुझे वक्त नहीं दे रहा था तो संतान कहाँ से होती। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिस तरह वो मुझसे बार बार पूछती है, अपने बेटे से भी पूछती है या नहीं। एक दिन मेरी सास और मेरा पति दोनों बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और मैं रसोई घर में खड़ी पकोड़े तल रही थी। मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा गौर करती तो मैं समझ जाती कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी हमने क्यों करवाई थी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ज़िंदगी में है, उसका हमें क्या फ़ायदा है। मैंने उसे घर के कामों के लिए नहीं रखा हुआ है। इस घर में काम ही कितने हैं। मुझे तो तुम्हारे बच्चों की शक्ल देखनी थी। तुम क्या कर रहे हो अभी तक। क्या उसने अपने साथ कुछ किया है, या वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मुझे लगा कि मेरा पति सीधा यही कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे तो खुद बच्चों का बहुत शौक़ था। लेकिन मेरे पति ने जो बात कही वो सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ही बेहोश हो जाऊंगी। उसने कहा कि 4 महीने हो गए अम्मा शादी को, आपको अभी तक समझ नहीं आई। आपकी बहू के कोई संतान नहीं होने वाली, क्योंकि वो संतान पैदा नहीं कर सकती, वो बांझ है। जैसे ही मेरे पति ने यह बात बोली, मेरी सासू माँ भी हैरान रह गई। सास ने कहा कि क्या कह रहा है तू, इस बात का मतलब समझता है कि मैं कभी भी तेरी संतान की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। तो मेरे पति ने कहा कि हाँ, इसका यही मतलब है। डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, हो सकता है कोई इलाज हो जाए। लेकिन माँ, ऐसा इलाज बहुत महंगा होता है और हम गरीब लोग हैं। जितने में इलाज होना है ना, उतने में दूसरी पत्नी आ जाएगी। इसको आज़ाद करवा देते हैं। मैंने ये बात क्या सुनी, मेरा दिल तो किया कि मैं बाहर जाऊं और अपने पति से जाकर पूछूं कि वो यह झूठ क्यों बोल रहा है। मेरी सासू माँ भी रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है,
तू ठीक कह रहा है, आजकल ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया ना। हमें क्या पता था कि वह भी ऐसी निकलेगी। मैंने वहीं पर बर्तन फेंका और पाँव मारती हुई अपने कमरे में चली गई। उन दोनों को ये बताना चाहती थी कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं और शायद उनको पता भी चल गया, लेकिन इसके बाद मेरी सास ही तेवर दिखा रही थी। अभी तक तो वो मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन अब शायद उनको मेरी इस हरकत के बाद गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि हाँ, संतान नहीं दे सकती और यह हमें तेवर भी दिखाती फिर रही है। मेरा पति कमरे में आया तो मैंने कहा कि यह क्या कह रहे थे आप अपनी माँ से कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसने आगे से बहुत ही अजीब तरह की बात कर दी। उसने कहा कि जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ और ऐसी बातें नहीं करो। मैंने माँ को जो कहा है उसमें हम दोनों का फ़ायदा है। मैंने कहा कि कैसा फ़ायदा हम दोनों का? आपने मुझे उनके सामने इतना बुरा बना दिया। आप तो बाहर चले जाएंगे और वो मुझे बातें सुनाएंगी, अब पूरे ख़ानदान को बताएंगी। आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कहीं आपके अंदर तो नहीं है कोई दिक्कत? मेरे पति का हाथ हवा में उठ गया। उसने कहा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो पति के सामने 10 फीट की ज़बान निकाल के बातें करती रहे। चुपचाप बैठ जाओ। मैं जो कर रहा हूँ हम दोनों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जिस तरह से वो मुझ पर चिल्लाया था, मैं थोड़ा डर ज़रूर गई थी। मैं भी तो एक आम सी लड़की थी। मैं कौन सा दुनिया में जंग लड़ती फिरती थी, पर इस बात पर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पति ने मुझे बदनाम किया, झूठ बोला, मेरे खिलाफ़ बातें की। मैं सारी रात रोती रही और वो फिर से बाहर ही सो गया। और अब उसने अपनी माँ को ये भी कह दिया कि मैं इसलिए बाहर सोता हूँ क्योंकि उसके साथ रहकर भी कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर मैं क्यों गर्मी में सोया करूँ। लेकिन गर्मी का बहाना भी अब ख़त्म हो गया था। मौसम बदल चुका था, फिर भी वो बाहर सोता था। 2-2 कंबल लेकर सोता था, लेकिन अंदर नहीं आता था। इस बात पर उसकी माँ भी उसे कहती थी कि अंदर जाकर सोया करो, नहीं तो बाहर पड़ा सर्दी से बीमार हो जाएगा। लेकिन वो मेरे कमरे में नहीं आता। अब मेरा दिमाग दूसरी तरफ चल रहा था। क्या वजह थी कि वो मेरे पास नहीं आता था? मैं सुंदर थी, जवान थी, इससे ज़्यादा कम उम्र थी, तो फिर वो क्यों मेरी तरफ नहीं देखता था? और एक दिन मुझे मेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन कुछ बहुत अजीब हुआ। हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दाखिल हुई और उसने आकर कहा कि थोड़ी शक्कर मिलेगी। मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि निर्मला को शक्कर दे दो। शायद मेरी सास उसे पहले से जानती थी। ये लड़की मुझे अजीब इसलिए लगी क्योंकि इसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसको साड़ी पहनने का ढंग बिल्कुल नहीं आता था। इसका सारा शरीर नज़र आ रहा था और वो बहुत मटक मटक के चल रही थी। बिल्कुल ऐसी औरत लग रही थी जो मर्दों को अपने पीछे 1 मिनट में लगा ले और पता भी ना चले। मैंने अपनी सास से बाद में पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पड़ोसी हैं। हमारे घर की दीवारें और उनकी दीवारें एक ही हैं और वो लोग हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मैंने कहा कि यह लड़की कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के बारे में तो सारा मोहल्ला बातें करता है, लेकिन हमारे साथ बुरे नहीं हैं। जब तू नहीं थी और मैं बीमार हो जाती थी तो यही इस घर में आकर घर का काम भी कर जाती थी और खाना वगैरह भी बनाकर जाती थी, इसलिए कभी कभी आ जाती है, कुछ चीज़ मांगती है तो मैं दे देती हूँ। लड़की बुरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में सारा मोहल्ला ही ऐसी बातें करता है। हम तो किसी की बेटी को बुरा नहीं कहते, हम खुद बहू बेटी वाले हैं। बाकी भगवान जाने कि क्या बात है। एक दिन उसकी माँ ने कहा था कि तुम अपने बेटे की शादी निर्मला से कर दो, लेकिन मुझे यह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। लेकिन तुमने भी हमें आकर कौन सी खुशी दिखा दी। तू तो कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा था कि अपनी सास को ये कभी ना बताना कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा प्लान है। हम दोनों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अभी हमने बच्चे पैदा नहीं करने, और जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा प्लान है। वरना तू खुद बता, तुम तो सुंदर हो, मैं क्यों तुझसे दूर रहूँगा।
लेकिन अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। तुझे मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करना होगा। मैं अपनी सास के सामने कुछ ना बोली और अपने पति की बातों में आ गई। मैंने सोचा कि यह बात ठीक है, सुंदर तो मैं हूँ और मैं उसकी पत्नी हूँ, तो फिर अगर वो मुझसे दूर रह रहा है तो इसका मतलब कि कोई और ही बात है। चलो भरोसा करके देख लेती हूँ, क्योंकि भरोसा ना करूँ तो और क्या करूँ। इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा। माँ जी मुझे बार बार कहती थी कि तेरे यहाँ संतान पैदा नहीं होने वाली, और मैं चुप करके सुन लेती थी। बुरा लगता था, लेकिन आगे से जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने पति से भी पूछा कि कौन सा प्लान है आप लोगों के पास, है क्या जिसके लिए आप प्लान बना रहे हैं। प्लान तो किसी चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। अगर माँ पोता पोती की शक्ल नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा, और अगर देख लेगी तो तब क्या होगा। जो आप मेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। मुझे बताइए। तो मेरा पति बड़ी बड़ी बातें करके बात को घुमा देता और कहता कि नहीं, कुछ ऐसा है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन है ज़रूर। तुम्हें एक दिन पता चलेगा तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही खुशी होगी। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तुम परेशान नहीं हो। जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो। रात होती थी तो मेरी सास भी अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो जाती थी, और मैं भी अपने कमरे में सो जाती थी, पर दरवाज़ा बंद नहीं करती थी कि शायद मेरा पति रात को उठकर आ जाए, क्योंकि आजकल सर्दी भी बहुत थी और बाहर बहुत सर्दी होती थी। लेकिन एक दिन मैं सोचने लगी कि रात होती है तो हम सब तो सो जाते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मेरा पति हम दोनों के सोने के बाद कोई हरकत करता है और मुझे सिर्फ घुमा रहा है, कह रहा है कि कुछ मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? अगर ऐसी ही कोई इतनी बड़ी बात थी तो उसे मुझे बता देना चाहिए था। उसके पास कोई ना कोई जवाब तो होना चाहिए था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, और अब मुझे सारे मामले को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत थी। मुझे पता लगाना था कि मेरा पति रात को क्या करता है। मैं काफ़ी दिनों से प्लान बना रही थी, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरी सास ने कह दिया कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, रात वहीं पर रहूँगी, और मेरे पति ने फ़ौरन कहा कि हाँ माँ तुम जाओ, क्यों नहीं जाती, जाया करो। पता नहीं उसका इसमें क्या मतलब था, लेकिन मैं खुश हो गई कि आज ही अपना प्लान पूरा कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी सास चली गई तो मेरा पति मुझसे एक अजीब सी जिद करने लगा। फिर उसने कहा कि तुम भी अपनी मम्मी जी के घर चली जाओ, कुछ समय वहाँ पर गुजार लो, कितने दिन से नहीं गई हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, यह तो कुछ और ही कहना चाहता है। पहले माँ को घर से भेजा और अब मुझे भी निकालना चाहता है। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मेरा मन नहीं कर रहा, घर में बहुत काम है, मुझे कपड़े धोने हैं। उसने कहा कि अरे काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, चली जाओ ना। मैंने कहा फिर आप भी चलो मेरे साथ। आप तो इतने दिनों से मेरे घर वालों से नहीं मिले, आप तो उनको फ़ोन भी नहीं करते, आप भी चलो, एक रात वहीं पर रहेंगे, एक ही कमरे में दोनों को सोना होगा, खाना खाएंगे। मेरी मम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो इस बात पर उसका मुंह लटक गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। ठीक है, तुम भी अपने काम कर लो, नहीं जाओ, लेकिन थक जाओगी, काम ख़त्म करके तुम जल्दी सो जाना। मैं भी आज देर से आऊँगा। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें अकेले डर नहीं लगता। मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मेरा बस चलता तो मैं उसे सारी बातें सुना देती, कहती कि तुम जो कह रहे हो ना उसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज ही तो मुझे मेरा प्लान पूरा करना था और ये आज ही हो सकता था। मेरे पति ने कहा था कि रात को देर से आऊँगा। मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए और अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर तकिया रखकर ऊपर चादर डाल दी। ऐसा लगे कि मैं तो कब से सो रही हूँ, और मैं जाकर अपने पति के बिस्तर पर सो गई। मैंने पहले से ही उसका बिस्तर बिछा दिया, ऊपर 2 रज़ाइयाँ भी रख दी। अब मैं उस बिस्तर के अंदर थी, लेकिन मैं भी दुबली पतली सी थी, इसलिए उसे पता नहीं था। मैं उसे देख रही थी कि वह क्या कर रहा है। घर में आया और पहले मेरे कमरे में गया, शायद ये देखने के लिए गया कि मैं सो रही हूँ या नहीं, क्योंकि कमरे के अंदर नहीं गया था, बस बाहर से ही देखकर वापस आ गया था। शायद देखना चाहता था कि मैं वहीं हूँ या नहीं। उसके बाद वो रसोई घर में चला गया और खाना खाने लगा, जो मैंने पहले से ही उसके लिए निकाल कर रखा था।
फिर हाथ धोकर अपना मोबाइल लेकर बिस्तर की तरफ आने से पहले उसने दीवार पर ज़ोर से एक पत्थर मारा, जिससे ठक ठक की आवाज़ आई। मैं समझी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, और जैसे ही वह बिस्तर में लेटा तो मैं समझी कि वो हैरान रह जाएगा कि मेरी पत्नी यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने यही सोचा था कि आज सासू माँ घर नहीं हैं तो मैं भी बाहर उसके साथ ही सो जाऊंगी, साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि क्या करता है और क्या नहीं। लेकिन वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, आकर लेट गया और कहने लगा कि आज तो तुम पहले से ही यहाँ पर आ गई हो। क्या बात है मेरी जान, मेरी याद आ रही थी क्या? इसे सुन के मैं तो जैसे बिल्कुल परेशान हो गई कि ऐसे क्यों कह रहा है कि आज तुम जल्दी आ गई हो। मैं तो उससे पहले कभी बाहर आती ही नहीं थी और इतने प्यार से तो वो मुझे बुलाता भी नहीं था। उसने कहा, क्या हो गया है, क्यों मुंह फेर कर बैठी हो? हाँ, मुझे पता है तुमने नई साड़ी मांगी थी। देखो मेरे पास पैसे नहीं थे। जब से मेरी पत्नी आई है ना, इसके खर्चे हैं, इसलिए पैसे नहीं होते हैं। तुम फिक्र ना करो, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तभी तो आज देर से आया हूँ। बस ऑर्डर की डिलीवरी दे दूँ तो फिर उसके बाद मैं अपनी जान के लिए वही गुलाबी साड़ी लाऊंगा जो तुम्हें पसंद थी, और जिस जगह बैठकर तुमने पानी पूरी खाई थी ना, वहीं पर दोबारा चलेंगे। इसका मतलब कि मेरा पति किसी और के साथ मज़े कर रहा था। उसने उसे खाना खिलाया था, उसके साथ वो बाहर आता जाता था। लेकिन ये लड़की कौन थी जो हमारे घर के अंदर भी आ जाती थी? और फिर उसके मुंह से वो लफ्ज़ निकल ही गया जो मैं सुनना चाहती थी। उसने कहा, निर्मला क्या हो गया है तुम्हें? जैसे ही उसने कहा, निर्मला क्या हो गया है तुम्हें, मैं समझ गई कि ये साथ वाले घर में रहने वाली लड़की की ही बात कर रहा है। इसका मतलब कि मेरे पति के साथ वाले घर में रहने वाली लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। वो रात को अपने घर की दीवार फांद के यहाँ आ जाती थी, तभी तो उसने दीवार पर पत्थर मारे थे। शायद सिग्नल दिया था कि मैं आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। उसके घर वालों को भी पता नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। उसने कहा, मेरी तरफ देखो तो सही। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो बिस्तर से ऐसे उठा कि जैसे उसने मुझे नहीं, अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे सपने को देख लिया है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद निर्मला भी वहाँ पर आ गई, क्योंकि उसे भी तो सिग्नल मिल चुका था। मैंने उसे भी धक्का दिया और अपने पति को भी, और कहा कि बताती हूँ तुमको मैं कौन हूँ। मैं सीधा अपने घर चली गई और वहाँ जाकर अपनी सास को भी फ़ोन कर दिया और उनको भी सब कुछ बता दिया। अगले दिन मेरा पति अपनी माँ, मेरे घर वालों और मेरे सामने किसी मुजरिम की तरह बैठा था। निर्मला के घर वालों को यह बात नहीं पता थी। जब उनको पता चली तो उन्होंने निर्मला को 2-4 थप्पड़ भी लगाए और कहा, तुझे शर्म नहीं आती है? तू शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चलाती है। उसके बाद उन्होंने निर्मला को कहीं भेज दिया। लेकिन मेरी सास ने फिर जो मेरे पति की क्लास लगाई, मेरे पति को थप्पड़ भी लगाए और कहा कि तू तो मेरे सामने मेरी बहू को बुरा बनाकर बैठा था। तू इतना गिरा हुआ मर्द है, अगर तुझे वही पसंद थी तो पहले बता देता, मैं पहले ही तुझे ठीक कर देती। तो कहने लगा कि मुझे पता था कि आप कभी उससे मेरी शादी नहीं करवाओगी, और मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह से अपना रवैया रखूँगा तो मेरी पत्नी जल्दी ही भाग जाएगी। लेकिन यह भी अभी तक नहीं भागी। मैं तो सिर्फ निर्मला से ही प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अब मेरा यहाँ पर रहना बनता नहीं था। इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी के 7-8 महीने बर्बाद किए और मुझ पर तलाक का कलंक भी लगने वाला था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी और मैंने जाकर केस कर दिया। जब कोर्ट में मैंने सच्चाई बताई तो हम लोगों का तलाक जल्दी हो गया और सारा मामला रख दिया गया। मेरी सासू माँ, जो कि अब मेरी सासू माँ नहीं हैं, लेकिन अभी भी मैं कभी कभी उनसे फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, उनका हाल पूछ लेती हूँ। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी क्योंकि उनके बेटे की गलती थी, पर मैंने उन्हें यही कहा कि आप अपने बेटे की शादी निर्मला से ही करवा दें, नहीं तो वो फिर इस तरह की कोई हरकत करेगा। पर वो कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा नहीं होगा, मेरे मरने के बाद बेशक शादी करता रहे। तू कितनी अच्छी थी, तू मेरा कितना ख्याल करती थी, और उसकी वजह से तू भी मेरी ज़िंदगी से चली गई। भगवान ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी थी, मैंने तुझे ही अपनी बेटी समझ लिया था। मैं अपनी सास से फ़ोन पर बात करती हूँ, कभी कभी मिलने भी चली जाती हूँ, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं उनके बेटे को माफ़ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने मुझसे माफ़ी मांगी ही नहीं थी, और जब कोई माफ़ी ही ना मांगे तो फिर आप उसे कैसे माफ़ कर पाओगे। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का जो फ़ैसला किया,
मुझे उस पर कोई भी दुख नहीं है। मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। ऐसा मर्द कल को ना तो अच्छा पति बन सकता था और ना ही अच्छा पिता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कोई शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।